नमस्कार, अकाउंट जैसे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल एक वाउचर होता है। इस वाउचर की हेल्प से हम लोग इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। बहुत सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, स्टॉक जर्नल की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। चाहे हम रिटेलर हो, होलसेलर हो या हम लोग मैन्युफैक्चरर हो, इस सभी सिचुएशंस में हमें स्टॉक जर्नल की हेल्प लगती है और स्टॉक जर्नल से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि स्टॉक जर्नल से हम किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा प्रोडक्शन का काम है, हम लोग रॉ मटेरियल से कोई फिनिश गुड बनाते हैं तो हम स्टॉक जर्नल से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। या हमारा डिसेंबलिंग का काम है, हम लोग मल एक प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसकी मल्टीपल कंपोनेंट्स डिसेंबल करके सेल करते हैं। या हमारा यूनिट ट्रांसफ़र करना है, रीपैकिंग का काम है। मान लीजिए हम लोगों ने 100 किलो सामान खरीदा और उसको पीसेस में एक एक किलो के पैकेट बना के पैकेट में हम लोग सेल कर रहे हैं। केजी में ख़रीदा, पैकेट में सेल कर रहे हैं रीपैकिंग करके। इस ये भी हम स्टॉक जर्नल से कवर कर सकते हैं। और अगर हम लोग अकाउंट्स की बात करें तो समटाइम्स हमें हमारी स्टॉक की वैल्यू को घटाना या बढ़ाना होता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना होता है। तो वो जो स्टॉक की वैल्यू है वो भी हम स्टॉक जर्नल से कवर करते हैं। नेक्स्ट, हमारा डुप्लीकेट प्रोडक्ट। मान लीजिए हमारे दो डुप्लीकेट प्रोडक्ट क्रिएट हो गए सिस्टम में, दोनों ही प्रोडक्ट में हमने सेल परचेज भी कर ली। तो अब दो डुप्लीकेट प्रोडक्ट को एक ही प्रोडक्ट में हमें ट्रांसफ़र करना रहता है। ये भी हेल्प स्टॉक जर्नल से हम लोग कर सकते हैं। रॉन्ग सीरियल नंबर, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो हम वारंटी में हम कवर करते हैं, उसके लिए वारंटी कवर करने के लिए, वारंटी को मैनेज करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए हम लोग सीरियल नंबर का यूज़ कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर हम लोग जिस तरह से मोबाइल में ईएमआई नंबर होता है, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स या सीसीटीवी इंडस्ट्री में सीरियल नंबर्स होते हैं। ये सीरियल नंबर्स भी कई बार रॉन्ग सीरियल नंबर्स सिस्टम में इन या आउट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी स्टॉक जर्नल हमारी हेल्प करती है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले स्टॉक जर्नल के राइट्स हम लोग कैसे देंगे। हमें जाना है डैशबोर्ड पे, मास्टर्स, लॉगिन यूज़र्स, और यहाँ पे हमें स्टॉक जर्नल फाइंड करना है। ये स्टॉक जर्नल फाइंड हो गया। ये राइट हमें यूज़र को देना है, क्रिएट, व्यू, एडिट, डिलीट और बैकडेट एंट्री। बैकडेट एंट्री का मतलब आपको पता है कि कितने दिन पुरानी एंट्री को वो मॉडिफाई कर सकता है। मैंने यहाँ 1 लिख दिया तो एक दिन तक की ही एंट्री मॉडिफाई कर सकता है। इससे ज़्यादा पुरानी एंट्री अगर 2 दिन पुरानी होगी, 3 दिन पुरानी होगी तो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के राइट्स आपको स्टॉक जर्नल के देने हैं। राइट्स देने के बाद यूज़र्स को राइट देने, एडमिन में सारे राइट्स होते हैं तो एडमिन को कोई राइट्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये राइट्स मैंने देने के बाद मैं वाउचर में जाऊंगा, यहाँ स्टॉक जर्नल में ओपन करूंगा। ये स्टॉक जर्नल यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। इसमें मेरी वाउचर की डेट, लोकेशन, मेरा अगर मल्टीपल स्टॉक, चूँकि मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ तो स्टॉक की लोकेशन भी आएगी। अगर आपके सॉफ्टवेयर में स्टॉक की लोकेशन नहीं आ रही, मतलब आप सिंगल लोकेशन में काम कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे लोकेशन चूज़ नहीं करना है। जो भी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है सिस्टम उसी में ही काम करेगा। तो मैं फिर से समझा रहा हूँ कि यहाँ लोकेशन का ऑप्शन तभी आएगा जब आपने मल्टीपल लोकेशन क्रिएट कर रखी है। अगर आपने क्रिएट नहीं की है, आप एक ही लोकेशन में काम करते हैं, तो ये फील्ड आपकी वहाँ पे हाइड होगी। ये ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ लोकेशन डिफाइन करो। इस तरह से स्टॉक जर्नल ये ओपन होता है। और इसी स्टॉक जर्नल की अगर मुझे रिपोर्ट देखना है तो ये कंट्रोल आर करूँगा तो रिपोर्ट खुल जाएगी। मैं कंट्रोल आर करूँगा, ये रिपोर्ट स्टॉक जर्नल की ओपन हो गई। इसी में स्टेटस देख सकता हूँ कि कितनी मैंने स्टॉक जर्नल सस्पेंड करी, डिलीट करी, एक्टिव, ऑल, ये सारी रिपोर्ट्स में यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। डेट के हिसाब से चेक कर सकता हूँ, नरेशन के हिसाब से चेक कर सकता हूँ, ब्रांड और कैटेगरी, प्रोडक्ट के हिसाब से स्टॉक जर्नल सर्च कर सकता हूँ। ये मेरी रिपोर्ट वाला पार्ट है। अब मैं वापस वाउचर पे जाता हूँ और मैं जो पहला सब्जेक्ट है हमारा वो है असेंबलिंग। मान लीजिए हम प्रोडक्शन में है या हम लोग असेंबलिंग करते हैं, तो स्टॉक जर्नल से कैसे काम कर सकते हैं मैं आज आपको बताता हूँ। आप फार्मूले भी बना सकते हो। हायर वर्जन जो इंटरप्राइज वर्जन होते हैं, कॉर्पोरेट वर्जन होते हैं, उसमें प्रोडक्शन का पूरा एक चैप्टर है
और उसमें वो सॉफ्टवेयर हेल्प करता है कि हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं प्रोडक्शंस की या कैसे फार्मूले बना सकते हैं। बट इस वर्जन्स में मैं स्टॉक जर्नल बता रहा हूँ, ये सारे ही वेरिएंट में अवेलेबल होता है। आप अकाउंट जीएसटी का कोई सा भी वेरिएंट लेंगे, स्टॉक जर्नल आपको मिल जाएगा। तो स्टॉक जर्नल में आपको मैंने एक लोकेशन ले ली। अब मेरा पहला जो है असेंबली का काम है। मान लीजिए मुझे एक डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाना है, तो मेरा रॉ मटेरियल यहाँ पे मुझे डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाने में जो भी आइटम्स लगती है वो मुझे कंजप्शन में ऐड करनी है, और जो प्रोडक्ट बन के बाहर आएगा वो मुझे प्रोडक्शन में ऐड करना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट मेरे आउट होंगे स्टॉक से और ये मेरे प्रोडक्ट इन होंगे। तो मुझे अभी प्रोडक्ट में ऐड कर देता हूँ। एक कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे लगेगा प्रोसेसर। तो एक प्रोसेसर ले लिया मैंने ऐड। अब यहाँ जो प्राइस आ रही है, ये क्वेश्चन आता है कि सर ये प्राइस कौन सी होनी चाहिए। ये प्राइस आपकी परचेस प्राइस आएगी विदाउट टैक्स। आपको इसमें अपना प्रॉफिट नहीं जोड़ना है, परचेस प्राइस विदाउट टैक्स ही लेना है। हार्ड डिस्क ले ली मैंने। ये परचेस प्राइस ऑटोमेटिक सिस्टम से उठ के आ सकती है, ये भी सेटिंग सॉफ्टवेयर में रहती है कि स्टॉक जनरल में जो हमारी परचेस प्राइस आ रही है, लास्ट परचेस प्राइस ऑटोमेटिक अपडेट होकर आए। ये सॉफ्टवेयर में सेटिंग्स होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती है। तो एक सिस्टम में जो जो लग रहा है, एक एग्जांपल के लिए अपन इसको यहाँ पे कुछ आइटम ऐड कर लेते हैं ताकि हम लोग एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को असेंबल कर सके। ये एग्जांपल के लिए है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट फिनिश गुड जो है आप कुछ और असेंबलिंग कर रहे हो, रीपैकिंग कर रहे हो, तो वो आपके हिसाब से आपको चेक करना है। ठीक है, मैंने इतने प्रोडक्ट ऐड कर दिए। अब इतने प्रोडक्ट ऐड करने के बाद ये एक एक आइटम है। हो सकता है कि कोई मुझे कस्टमर की यहाँ 2 रैम लगानी हो, तो मैं यहाँ क्वांटिटी 2 कर दूंगा। तो उसके हिसाब से टोटल लग गई 1500 की एक रैम, तो 3000 रुपये की रैम हो गई। इस तरह से सारी टोटल्स यहाँ पे आ गई। अब ये मेरी परचेस प्राइस है विदाउट जीएसटी, और यही रहेगा। विद टैक्स नहीं लेना है, प्रॉफिट नहीं लेना है। प्रॉफिट हम लोग तब लेंगे जब हम प्रोडक्ट्स को, फिनिश गुड को खड़ा करेंगे सिस्टम में और उसके ऊपर प्रॉफिट जोड़ेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट जोड़ के इसकी प्राइस नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया डेस्कटॉप। अब हम लोग अगर ऐसी बिजनेस जीएसटी प्रोफाइल में हम कंपोजिट में है, या हम लोग अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड के केस में हमारा जो प्राइस आएगा विद जीएसटी आएगा। और अगर हम कंपोजिट में है तो भी हमारा ये प्राइस यहाँ पे इनवर्ड में आ रहा है कंजप्शन में, वो विद जीएसटी ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि जीएसटी वहाँ पे हमारी कॉस्ट में जुड़ जाएगा, लेकिन हम लोग फॉरवर्ड मैकेनिज्म में काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने परचेज प्राइस विदाउट जीएसटी लिए। और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप असेंबल कंप्यूटर ले लेता हूँ। ये अभी मेरे स्टॉक में ज़ीरो दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब मेरे स्टॉक में वैल्यू ज़ीरो है। मैं यहाँ पे एक पीस असेंबल करूँगा, तो मेरा जो लैंडिंग कॉस्ट आ रहा है असेंबलिंग में, वो आ रहा है 22,016 रुपीज़। तो 22,016 ये मैंने ऐड कर दिया और इस वाउचर को सेव कर दिया। तो जैसे वाउचर सेव होगा, इसका मैं अगर प्रिंट आउट देखना चाहूँ तो मुझे इस टाइप से प्रिंट आउट आएगा कि ये मेरे कंपोनेंट लगे और ये मेरा प्रोडक्ट बन के बाहर आया। तो मेरे कंजप्शन और ये मेरा ये प्रोडक्शन। तो मैं अगर डैशबोर्ड पे जाता हूँ, रिफ्रेश करना है, और उसके बाद मैं यहाँ डेस्कटॉप असेंबल डेस्कटॉप, ये स्टॉक 1 आ रहा है, इसको मैं खोलता हूँ तो ये मेरा असेंबल डेस्कटॉप कंप्यूटर मेरे पास 1 पीस स्टॉक में है। और ये कैसे आया 1 पीस स्टॉक में, तो अगर चेक करना हो मुझे, तो मुझे यहाँ पे ये मेरी लोकेशन गोडाउन 1 खोलना है। और यहाँ पे अगर मैं बाइफरकेट डाटा पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी स्टॉक जनरल कमांड ये दिख रही है। यहाँ पे स्टॉक जनरल कमांड, आज ये डेट है 18, और ये स्टॉक जनरल कमांड, इसमें मेरे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और इन प्रोडक्ट की टोटल कंजप्शन कॉस्ट दिख रही है, ये मेरा गोडाउन लोकेशन दिख रहा है। और इस चीज़ को कंज्यूम करके मैंने ये प्रोडक्ट को असेंबल करके बुक्स में खड़ा कर लिया।
तो मेरा रॉ मटेरियल जो मेरे कम ये ऑटोमेटिक स्टॉक में से माइनस हो गए। अगर मैं अपने रॉ मटेरियल का अगर कोई इन्वेंट्री चेक करता हूँ, जैसे ये इंटेल कोर प्रोसेसर i3, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इंटेल कोर प्रोसेसर i3, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको भी यहाँ चेक करता हूँ गोडाउन 1 में, तो यहाँ पे देखो ये पहले मेरे पास क्वांटिटी 5 थी, परचेस मैंने 5 की थी। इसमें से स्टॉक जनरल मेरा असेंबल डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाया, तो उसमें मेरा ये कंपोनेंट एक आउट हो गया, ये आउट हो गया, और मेरे पास स्टॉक में कितने बचे, 4 पीस, मतलब 4 पीस मेरे स्टॉक में रखे। तो इस तरह से मेरे रॉ मटेरियल मेरा कम होता जाएगा और मेरा फिनिश गुड खरा होता जाएगा बुक्स में, वहाँ पे मैं इसको बेच सकता हूँ आगे। अब मुझे इस प्रोडक्ट को बेचना है तो मैं अपना प्रॉफिट इसमें गेन करके आगे सेल करूँगा। तो ये एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं स्टॉक जनरल से कि हम लोग कैसे प्रोडक्शन या असेंबलिंग कर सकते हैं। दूसरा होता है डिसेंबल, जो मैंने असेंबल करा वही हम लोग डिसेंबल कर लेंगे। जैसे मैं गोडाउन 1 ले लेता हूँ, कोई ऐसा प्रोडक्ट, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डिनर सेट। मान लीजिए क्रॉकरी का हमारा बिजनेस है, मेरे पास एक डिनर सेट आया, ऐड किया। अब इस डिनर सेट को मैंने कंजप्शन में ऐड किया, तो इससे मेरा प्रोडक्शन बाहर आएगा। तो मेरा जो प्रोडक्शन बाहर आएगा वो मैं ले लेता हूँ प्लेट्स। जैसे मान लीजिए मेरी 4 प्लेट बाहर आई। किस रेट में बाहर मुझे लेना है, मुझे इसी उसी रेट में मुझे बाहर लेना है। बाउल 5 बाउल ले लिए मैंने 200 रुपये के हिसाब से, और मेरी एक कप ले लिया। तो मैं कप का एक प्राइस लेके, जो रिमेनिंग मेरा प्राइस है 4,237 रुपये, ये मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ पे। अगर मेरा प्राइस जो मेरा पड़तल आ रहा है वो आ रहा है 4,000, जो मेरा डिनर सेट था वो 4,237 रुपये 29 पैसे था, माइनस 1,400 रुपये का मैंने अभी ऐसे डिसम्बलिंग कर कंपोनेंट मैंने ले लिए है। तो 2,837 रुपये में ये, और यहाँ पे इस प्राइस से मैं इसको ले लेता हूँ। तो इसी तरह से ये डिनर सेट भी मेरा लैंडिंग कॉस्ट में ही था, और जो मेरा प्राइस आ रहा था उतने प्राइस का मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स स्टॉक में ले लिए। अभी कंपोनेंट मुझे किस किस प्राइस में मुझे स्टॉक में लेना है, ये आपके बिजनेस का अपना नेचर है, उसके हिसाब से आपको ये कंपोनेंट स्टॉक में लेना है। तो ये डिनर सेट मेरा जो स्टॉक में आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे अभी मेरे पास 5 पीसेस स्टॉक में, मैं सेव करूँगा, ये सेव हो गया। तो इसके बाद अगर मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अभी डिनर सेट सर्च करता हूँ सेम वे, तो जो 5 पीस थे अभी मैं खोलूँगा, तो ये मेरे पास अभी 4 पीस आ रहे हैं। और सेम वे जो मैंने आपको बताया कि अगर आप गोडाउन 1 पे जाएंगे, यहाँ पे बाइफरकेट पे क्लिक करेंगे, तो ये स्टॉक जर्नल से ये मेरा डिनर सेट आउट हो गया 1 पीस। तो पहले 5 पीस थे, अभी 4 पीस बचे। वैसे मेरे स्टॉक में कंपोनेंट्स आ गए। तो इस तरह से ये मेरा कंपोनेंट्स मेरे स्टॉक में आ जाएंगे। अब मेरा जो तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट। मान लीजिए मेरा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मुझे यूनिट ट्रांसफ़र करनी है। जैसे मेरे पास 100 किलो शुगर है, तो मैं शुगर लूँगा यहाँ पे। ये मेरे पास स्टॉक में 100 किलो शुगर, 100 kg शुगर यहाँ पे शो हो रही है। इस 100 kg को मैं यहाँ लूँगा, रेट जो भी आ रहा है मेरा एड परचेज प्राइस। 100 kg शुगर लेने के बाद मेरा
मैं 10-10 किलो के पीस में बैग बना रहा हूँ या 1-1 किलो के, तो मैं 1-1 किलो के बैग बना देता हूँ। ये देखो नीचे, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट पहले से बना रखे वीडियो में। आप वीडियो में प्रोडक्ट पहले आप बना सकते हो, क्रिएट न्यू में जाके यहाँ पे आप प्रोडक्ट अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। तो ये पे यहाँ पे मैं फिर से लेता हूँ, 100 किलो, 100 kg, क्वांटिटी 100, यूनिट आ रही है यहाँ पे केजी, ऐड, और मेरा जो प्रोडक्ट बन के बाहर आ रहा है वो आ रहा है पैकेट में, शुगर 1 kg पीस, 1 किलो का ये शुगर 1 kg, मैंने जो प्रोडक्ट मास्टर बनाया 1 kg पीस, तो मतलब 100, अगर मैं 100 किलो शुगर लूँगा तो 100 पीस बन के बाहर आएंगे। तो यहाँ पे मेरी यूनिट चेंज हो गई, मतलब जो यहाँ पे मैंने परचेस किया था केजी में, 100 kg, तो मैंने उसको पूरा पीस में कन्वर्ट कर दिया और 100 पीस बन के बाहर आ गए। और यहाँ पे मैं जो रेट वही लूँगा, 42.372। कॉन्सेप्ट मेरा वही रहेगा कि सब विदाउट, मेरा मार्जिन नहीं ऐड करना है, प्रॉफिट ऐड नहीं करना है, टैक्स ऐड नहीं करना है, अगर मैं फॉरवर्ड मैकेनिज्म में हूँ। तो ये मैंने ऐड कर दिया, और इस तरह से इस इस वाले जो जो ये वाला जो फंक्शन है स्टॉक जर्नल का, जहाँ हम प्रोडक्ट का क्वांटिटी भी चेंज कर रहे हैं और यूनिट भी चेंज कर रहे हैं। जैसे ये 100 kg था, अब मेरे पास 100 पीस आ गए, तो यहाँ पे मैं सेव कर सकता हूँ। अगर मेरा पैकेट 2 किलो का है, तो मुझे क्वांटिटी कितनी डालनी पड़ेगी, 50 क्वांटिटी यहाँ लिखूंगा। और प्रोडक्ट अगर मेरा 2 किलो का एक पैकेट है, तो मुझे यहाँ पे क्वांटिटी 50 डालनी है। बट यहाँ पे मेरा अभी 1 kg का प्रोडक्ट है, तो मैं 100 डाल रहा हूँ। यहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो सकता है कि आपके इसको कनेक्ट होने के बाद आपकी और पैकिंग हो, तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट को और बढ़ा भी सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं भी सेव कर लेता हूँ, तो ये सेव हो गया। अब मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, रिफ्रेश, तो यहाँ पे अगर मैं शुगर का स्टॉक चेक करता हूँ, तो मेरे पास स्टॉक, शुगर का स्टॉक ज़ीरो हो गया, और शुगर 1 kg पीस ये स्टॉक जो दिख रहा है 100 पैकेट स्टॉक में आ गए। अगर मैं अभी इसका चेक करता हूँ तो मेरा स्टॉक ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? अगर मैं अपने गोडाउन पे जाता हूँ, शो बाइफरकेट, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने माल जब खरीदा था सुप्रीम इन्फोटेक से, 100 kg शुगर खरीदी थी इस रेट में, आपका स्टॉक था 100 किलो। अभी स्टॉक जनरल कमांड चलाने के बाद हमारा स्टॉक 100 किलो आउट हो गया, 100 kg आउट हो गया, तो हमारा स्टॉक हो गया 0 kg। तो इस तरह से ये आपका जो यूनिट कन्वर्जन है और रीपैकिंग है आपका, तो ये भी इससे क्लोज हो जाएगा कि आपको केजी से पीस में करना है, या इस तरह की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट, ये थोड़ा टेक्निकल है कि आपको अगर किसी प्रोडक्ट की स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाना हो, ऐसा क्यों करते हैं सीए? हो सकते हैं आपके एडवाइस करें आपको कि स्टॉक का वैल्यू कम करना है, ज़्यादा करना है, मार्केट कंडीशन ऐसी है कि स्टॉक वैल्यू कम हो गया है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको स्टॉक की वैल्यू को भी स्टॉक जर्नल की हेल्प से कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट लेता हूँ, इसके पहले हम लोग रिपोर्ट में जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे हमारा अभी स्टॉक वैल्यू कितना आ रहा है, 2482182 824। तो ये जो हमारा स्टॉक वैल्यू आ रहा है, अब मैं जो करने वाला हूँ उससे अपनी स्टॉक वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम इसको, इस पेज को अपन ओपन रखेंगे। अब अपन जाते हैं स्टॉक जनरल में, मेरा एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए मैं 10 पीस मेरे पास हार्ड डिस्क है, सीगेट हार्ड डिस्क 1 TB, ये 10 पीस हैं। ये 10 पीस के हिसाब से ऐड कर लेता हूँ, और इसकी जो वैल्यू अभी 84,745 आ रही है, मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ। सेम प्रोडक्ट, दोनों तरफ प्रोडक्ट सेम लेना है मुझे। आप दोनों तरफ सेम प्रोडक्ट भी ले सकते हो, कंजप्शन में और प्रोडक्शन में सेम प्रोडक्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 10 पीस ले लिया, टैब, और
इसके बाद मैंने इसकी वैल्यू को जो भी 8,000 थी मैंने इसकी 15,000 से जंप कर दी प्राइस ऐड। तो क्या हुआ यहाँ पे, प्रोडक्ट दोनों तरफ मेरे सेम है, सीगेट हार्ड डिस्क 1 TB, इधर भी सीगेट हार्ड डिस्क 1 TB, 10 पीस क्वांटिटी है, यहाँ पे भी 10 पीस क्वांटिटी सेम है। मेरा प्राइस था 8474, अभी मैंने प्राइस 15,000 से बढ़ा के 1.5 लाख रुपये कर दिया। तो 84,000 का मेरा पहले था, अभी 1.5 लाख। तो मैं सेव करता हूँ, ये सेव हो गया। तो मैं फिर से एक रिपोर्ट नहीं खोलता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरेट। अब मेरा जो स्टॉक वैल्यू आ रहा है 248,87,079। तो पहले हमारा जो क्या आ रहा था 21,824, तो ये पुरानी वाली थी 24,821, और अभी जो नया रिपोर्ट आ रहा है वो 87। तो मतलब स्टॉक की वैल्यू मेरी इंक्रीज हो गई। वैसे ही मैं डिक्रीज मतलब कम भी कर सकता हूँ। तो ये स्टॉक जर्नल की हेल्प से आप ये वाला काम भी कर सकते हैं। अगर मैं अभी प्रोडक्ट देखता हूँ मेरे कि मेरे प्रोडक्ट पे क्या इम्पेक्ट आया है, तो वो 10 पीस सेम टू सेम है, वो क्वांटिटी मेरी सेम है, और इसी तरह से जो मेरे प्राइस में किया था 10 पीस मेरा परचेस हुआ था, ये 10 पीस मेरे स्टॉक में था, ये मेरी उस टाइम इनवर्ड अमाउंट थी। और इसी तरह से मेरा स्टॉक जनरल से आउट हुआ 10 पीस, उसी प्राइस से आउट हुआ, और नई जो स्टॉक जनरल से वापस 10 पीस इन हुए और नई प्राइस के साथ इन हो गए। तो इस तरह से मेरी स्टॉक वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि स्टॉक वैल्यू को कैसे आप घटा बढ़ा सकते हो इस स्टॉक जनरल की हेल्प से। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट अपना हुआ है डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स। कई बार हमारे प्रोडक्ट डुप्लीकेट क्रिएट हो जाते हैं हमारे। ये एक कॉमन मिस्टेक है हर इंडस्ट्री में कि हम लोग डुप्लीकेट प्रोडक्ट को क्रिएट कर देते हैं, और डुप्लीकेट प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद हमें पता तब लगता है जब दोनों प्रोडक्ट में परचेज सेल्स साथ साथ हो जाती है। करना कुछ नहीं है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट को आप इजीली क्लोज कर सकते हो प्रॉब्लम को। आपको एक कोई भी मास्टर को डिलीट करना है, लेकिन डिलीट करने के पहले जिसको भी आप डिलीट करेंगे उसका पूरा स्टॉक आपको एक प्रोडक्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझने के हिसाब से मैंने पहले से 2 प्रोडक्ट बना रखे हैं, डेल माउस। मेरे पास डेल के माउस है, ये 2 प्रोडक्ट है, A100 ये 10 पीस है, और इसी से सिमिलर नेम मैंने एक और प्रोडक्ट बना लिया डेल माउस A100 USB, ये 5 पीस है। दोनों में मेरा सेल परचेस है, दोनों में मेरा स्टॉक है। अब मुझे किसी एक प्रोडक्ट को डिलीट करना है, तो मैं कैसे करूँ? तो अगर डिलीट डायरेक्टली कर देता हूँ तो मेरे 5 पीस जो स्टॉक में रखे हैं उसका क्या? तो पहले हमें किसी भी एक प्रोडक्ट का स्टॉक सेकंड प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र करना है। तो ये भी हम काम करते हैं स्टॉक जर्नल से। तो हमें जाना है वाउचर। अभी ये दोनों ही प्रोडक्ट में ये A100 USB में 5 है और A100 में 10 पीस है, तो मैं A100 USB को डिलीट कर देता हूँ। तो स्टॉक जर्नल में जाना है, यहाँ पे आपको डेल माउस ये 5 पीस वाले को लेना है, क्वांटिटी 5 लिखनी है, जो भी प्राइस आ रही है उसको ऐड करना है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो 10 पीस वाला डेल का जो मेरा सेकंड स्टॉक था, मास्टर था, ये वाला, इसको सिलेक्ट करना है। इस वाले प्रोडक्ट में डेल माउस जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था इसमें 5 पीस थे स्टॉक में, इसका आईडी है 26134, ये इसका बारकोड आईडी है। 26133 ये सेकंड प्रोडक्ट है, लेकिन डुप्लीकेट है, दोनों में मेरा स्टॉक है। तो ये 10 पीस वाला मैं प्रोडक्शन में लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं 5 पीस लूँगा। प्राइस वही लेना है जो मेरे पास आई थी 42,3.72,881। अगर कोई डेसिमल में पैसे में अगर कुछ होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब इस वाउचर को हम समझे कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, ये 5 पीस थे, और ये 5 पीस को हमें डिलीट करना था। ये वाला प्रोडक्ट A100 USB को डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे कि ये 5 पीस पहले हम लोग इस वाले प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्शन में हम लोग इस वाले प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कौन ये वाला जो सेकंड प्रोडक्ट है वो मैंने लिया, और उसकी क्वांटिटी भी मेरे पास ऑलरेडी 10 पीस ऑलरेडी रखी हुई है,
तो 5 पीस में, और इसमें यहाँ के 5 पीस, यहाँ के 5 पीस पे ट्रांसफ़र होंगे, तो इसकी स्टॉक क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 15। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन वाला रहता है, इसलिए मैं आपको ये अच्छे से समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको दोनों तरफ एक प्रोडक्ट वो लेना है कंजप्शन में जिसको डिलीट करना है, प्रोडक्शन में वो प्रोडक्ट रखना है जिसको आपको कंटिन्यू करना है। तो मैंने वही किया, कंजप्शन में प्रोडक्ट वो लिया जो डिलीट करना है, प्रोडक्शन में जो मुझे कंटिन्यू करना है, और जो डिलीट करना है उसका जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे सेम टू सेम डालना है, सेम टू सेम मेरा परचेस प्राइस डालना है, बस प्रोडक्ट चेंज हो गए। सेव, जैसे ही सेव करूँगा तो अब अगर मैं यहाँ पे पेज डैशबोर्ड रिफ्रेश करता हूँ और डेल माउस करता हूँ, तो देखो ये स्टॉक मेरा क्या हो गया, ए यूएसबी का 0 हो गया और A100 का 15 हो गया। तो अब कुछ नहीं करना है, 0 वाले स्टॉक पे जाना है, एडिट करना है, और नीचे सेट इनएक्टिव, ये सेट इनएक्टिव, ये मैंने इनएक्टिव लिखा, ये स्टॉक मेरा इनएक्टिव हो गया। अब एक क्वेश्चन एराइज होता है यहाँ पे कि अगर मैंने A100 यूएसबी पे जो जिसको हमने अभी डिलीट किया, सस्पेंड किया, इस प्रोडक्ट पे जो हमारा पहले जो सेल परचेस हुआ था उसका क्या वो भी चला गया? नहीं, वो बिल्कुल नहीं गया है, वो उसकी जगह है। बस अब जो हम नए बिल बनाएंगे, नया परचेस करेंगे, उसमें ये वाला प्रोडक्ट उठ के नहीं आएगा, क्योंकि ये इनएक्टिव हो गया। और इसका जो स्टॉक था वो हमने क्या करा, किसी और में, किसी और प्रोडक्ट पे ट्रांसफ़र कर दिया। ये यहाँ पे सेम कि मेरे पास ये 5 पीस पड़े थे स्टॉक में, ये मैंने स्टॉक जर्नल की कमांड की हेल्प से, ये वाउचर की हेल्प से मैंने 5 पीस यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए, आउट हो गए और मेरा स्टॉक हो गया 0। अब अगर मैं डेल माउस A100 खोलूँगा तो मुझे वहाँ पे मिल जाएगा सेम, ये रहा, ये मेरे पास 10 पीस पहले से स्टॉक में थे, 5 पीस मेरे यूएसबी वाले जो हमने इनएक्टिव करे, 5 पीस हमारे इन नाम में हो गए, तो हमारे 15 पीस टोटल स्टॉक में आ गए। तो इस तरह से मैंने अपने डुप्लीकेट प्रोडक्ट को इनएक्टिव कर दिया। उस डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे जो भी हमारा सेल परचेस पहले हुआ था वो स्टिल सॉफ्टवेयर में रहेगा, जो भी सेल परचेस हुआ है उसके इम्पैक्ट रहेंगे, उसके लेजर इम्पैक्ट रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। सिर्फ इनएक्टिव किया है ताकि आगे से हम उस पर सेल परचेस ना करें, और उसका जो स्टॉक था वो हमने हमारे एक प्रोडक्ट पर ट्रांसफ़र कर दिया और आइडेंटिकल दूसरा प्रोडक्ट हमने डिलीट कर दिया। अब स्टॉक जर्नल में हम लोग जब इतने सारे काम करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, एक लास्ट जो रहता है, कई बार हम लोग प्रोडक्ट के अंदर सीरियल नंबर डालते हैं। सीरियल नंबर डालना इसलिए ज़रूरी होता है, इससे हम लोग वारंटी कंफर्म करते हैं कि ये माल हमने कब खरीदा था, कब बेचा था। कस्टमर्स को वारंटी सपोर्ट देने के लिए हम लोग सीरियल नंबर डालते हैं। मोबाइल इंडस्ट्री EMI नंबर डालती है, IT इंडस्ट्री जैसे CCTV हो गए, कंप्यूटर लैपटॉप्स हो गए, तो वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए तो वो सीरियल नंबर डालते हैं। सीरियल नंबर डालने का जो सब्जेक्ट है वो कैसे मैनेज होता है वारंटी, मैं दूसरे वीडियो में इसको अच्छे से समझाऊँगा। अभी जो सीरियल नंबर ऐसे है जो मिसमैच है, जैसे मैं अभी आपको एक प्रोडक्ट सर्च करके बताता हूँ। मिसमैच सीरियल नंबर मतलब परचेस में मैंने कुछ सीरियल नंबर 1 ले लिया और सेल में मैंने गलती से 2 डाल दिया, और 2 डाल के मैंने उसको सेल कर दिया। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको रिजॉल्व करना है, क्योंकि काम तो हो गया। तो उस सिचुएशन में आपको नया प्रोडक्ट बनाना है। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट मैंने पहले से मैंने इसमें बना के रखे हैं प्रोडक्ट, जैसे CP+ मेरा एक कैमरा है, ये मेरा एक मॉडल है CP+ कैमरा 2.4 मेगापिक्सल DC24PL3। अगर मैं खोलता हूँ तो मेरे स्टॉक में कितने आ रहे हैं, 2 पीस आ रहे हैं। अब मैं जब यहाँ सीरियल नंबर करता हूँ, शो सीरियल नंबर इन स्टॉक, तो यहाँ पे 3 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा कैसे हुआ ये मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा सीरियल नंबर मैनेजमेंट में, बट इस वीडियो में ऐसा हुआ है कि प्रोडक्ट मेरे 2 पीस है और सीरियल नंबर मेरे 3 आ रहे हैं। अगर मैं फाइंड रॉन्ग सीरियल नंबर करूंगा तो मुझे यहाँ मिल जाएगा कि मैंने ये वाला जो सीरियल नंबर था ये मैंने गलती से, रॉन्ग मिस्टेक, मेरे ऑपरेटर से 555 नंबर डाल के एक वाउचर बना दिया, आउट हो गया। अगर मैं इस 555, ये रॉन्ग सीरियल नंबर है, और इस रॉन्ग सीरियल नंबर में
मेरा एक प्रोडक्ट आउट हो गया, तो इस 555 की जगह पे या तो मेरा 1 2 3 आउट हुआ होगा, या 4 5 6, या मेरा 7 8 9, कोई भी वन ऑफ द ये 3 सीरियल नंबर में से कोई भी एक सीरियल नंबर मेरा आउट हुआ है, और ऑपरेटर ने बाई मिस्टेक 555 डाल दिया। ऐसी मिस्टेक ना हो, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे नए इस वीडियो में मैं बताऊंगा सीरियल नंबर मैनेजमेंट में कि वो कैसे कंट्रोल करते हैं। बट फिलहाल इस अगर मैं 555 पे क्लिक करता हूँ तो सॉफ्टवेयर दिखा देता है कि सर ये आपने प्रोडक्ट बेचा था, ये सेल किया था, इस वाउचर नंबर पे सेल किया था, इस कस्टमर को सेल किया था, और इस सीरियल नंबर के साथ सेल किया था। तो हम लोग इस वाउचर नंबर को यहीं से ओपन करके एडिट करके, ऊपर एडिट का बटन है, और हम लोग अपना सीरियल नंबर को, सही सीरियल नंबर को डालेंगे यहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये रॉन्ग सीरियल नंबर ऑटोमेटिक चला जाएगा, और यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे तो आपको 2 सीरियल नंबर ही दिखेंगे। एक तरीका ये है कि मैं एक्चुअल सीरियल नंबर अगर मुझे पता है तो मैं डाल दूँ, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब 2 पीस स्टॉक में आ रहे हैं तो 2 सीरियल नंबर नीचे होने चाहिए, लेकिन अभी 3 सीरियल नंबर हो रहे हैं। चूँकि अभी मुझे पता है कि कौन सा सीरियल नंबर गलती से डल गया, तो मैं इस 555 को फाइंड करके रिप्लेस कर सकता हूँ इस किसी एक सीरियल नंबर से। तो यहाँ पे फिर मेरे पास 2 सीरियल नंबर ही दिखेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हो सकता है कि मेरे पास वहाँ पे कई सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए हो, जिसको चेक करना, इम्प्रूव सही करना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है अभी 3 ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, 1000 ऑफ सीरियल नंबर हो सकते हैं, 1000 सीरियल नंबर मैं सही नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अगेन स्टॉक जर्नल में जाना है, सेम प्रोडक्ट मुझे क्रिएट करना है। जैसे मैंने अभी बुक्स में, सॉफ्टवेयर में मैंने सेम सीरियल नंबर का प्रोडक्ट क्रिएट कर रखा है। तो जो नया प्रोडक्ट मैंने क्रिएट किया है, जो भी स्टॉक उसमें ज़ीरो है, तो मुझे वो प्रोडक्ट पहले से बना लिया है मैंने यहाँ पे। और कंजप्शन में वो प्रोडक्ट लेना है जो रॉन्ग, जिसमें सीरियल नंबर मिसमैच है, जिसमें सारे सीरियल नंबर गलत है, क्वांटिटी कुछ और शो कर रहा है, सीरियल नंबर्स कुछ और शो हो रहे हैं। तो मुझे वो प्रोडक्ट यहाँ पे कंजप्शन में लेना है, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे ये सीरियल नंबर डालने हैं उसके। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ऐड करना है, कोई भी 2 सीरियल नंबर मैंने डाल दिए क्वांटिटी को करने के हिसाब से। क्वांटिटी सेट हो गई। अब मेरा नया प्रोडक्ट लेना है मुझे। तो मैंने स्टॉक में पहले से ही ये प्रोडक्ट बना के रखा है, 26136 CP प्लस कैमरा 2.4 मेगापिक्सल न्यू, ये न्यू लिखा है, मैंने नया प्रोडक्ट बना के रखा है जो स्टॉक मेरा ज़ीरो है। तो मुझे इसको लेना है। यहाँ पे मुझे एक्चुअल सीरियल नंबर डालने हैं 456। चूँकि मैंने कंडीशन लगा रखी है, मुझे यहाँ पे सेम सीरियल नंबर में इन और आउट नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे मैंने ये एन वैल्यू डाल दी, ताकि मैं यहाँ पे, क्योंकि ये सीरियल नंबर तो मेरा मिसमैच है ही, तो मुझे ये सब छोड़ना ही है। यहाँ पे मेरे पास जो स्टॉक में 2 क्वांटिटी है, तो मुझे एक्चुअल सीरियल नंबर डालना है कि मेरे पास 2 सीरियल नंबर कौन से है। लाइन ब्रेक करके मुझे 2 सीरियल नंबर डाले, क्वांटिटी मैंने ऐड की, ऐड, सेम प्राइस से मुझे इन करना है। अब यहाँ पे मैंने जो मेरा प्रोडक्ट मुझे डिलीट करना है, जिसमें सीरियल नंबर मिसमैच है, तो मैंने मिसमैच सीरियल नंबर ही डाल दिए, क्योंकि रॉन्ग ही थे, तो मैंने उसको रॉन्ग सीरियल नंबर डाल दिए। और यहाँ पे मैंने एक्चुअल सीरियल नंबर लिए क्वांटिटी के हिसाब से, और उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। तो मेरा वाउचर सेव हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सेम जैसे अपने डुप्लीकेट प्रोडक्ट के साथ किया था, कि हमें वो प्रोडक्ट अपना सर्च करना है, CP प्लस
और जो मेरा पुराना प्रोडक्ट था ये वाला, ये क्वांटिटी अब इसकी ज़ीरो हो गई, और इसमें सीरियल नंबर भी सब गलत थे। ये देखिए सर, फाइंड ये रॉन्ग सीरियल नंबर्स आ गए। क्योंकि मैंने अभी ये एन लगा के मैंने करा, तो फिर ये सॉफ्टवेयर बता रहा है कि आपके स्टॉक में तो थे ही नहीं आपके पास। आपने इसको भी आउट कर दिया, जो ये सीरियल नंबर आपके पास है ही थे ही स्टॉक में ही नहीं थे, आपने उसको एन लगा के, एन कैरेक्टर लगा के मैंने इसको आउट कर दिया। कोई बात नहीं, अभी मुझे इसको डिलीट करना है क्योंकि मेरा स्टॉक जीरो है। एडिट, अगेन इनएक्टिव, तो ये डिलीट हो गया। बैक, तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास स्टॉक अब जो नया वाला है वही दिखेगा, और वो मेरे पास दो पीस है फ्रेश में, दो पीस स्टॉक में, ये दो पीस आ गए। तो मैंने अपनी सीरियल नंबर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट को देखता हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर्स, फाइंड शो सीरियल नंबर, तो मेरे पास दो पीस थे और दो सीरियल नंबर मेरे शो हो रहे। तो ये दो स्टॉक और ये दो सीरियल नंबर शो हो रहे हैं, तो मैंने अपने राइट सीरियल नंबर डाल के मैंने अपने स्टॉक को नए प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र कर लिया। इस तरह से हम लोग स्टॉक जर्नल से ये सारे काम कर सकते हैं जो मैंने आज आपको बताया इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस स्टॉक जर्नल वाउचर से आप अपने बिजनेस में बहुत सारा काम इन्वेंट्री लेवल पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।